लद्दाख भारत के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा एरिया है जो दो देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और यही वजह है कि लद्दाख में हमें समय समय पर विवाद देखने को मिलते रहे हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि संबंध में भारत सरकार द्वारा कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया। भारतीय सेना ने इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी खबर पर बात करेंगे। इसके बाद लद्दाख के बारे में कुछ बुनियादी बातें जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि ये जो पूरा क्षेत्र है वो पिछले कुछ समय से रणनीतिक रूप से एक विवादित क्षेत्र क्यों बना रहा है। इसके अलावा ये क्षेत्र इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है कि इसको लेकर समय समय पर विवाद देखने को मिलते हैं। साथ ही इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय सेना द्वारा, भारत सरकार द्वारा विशेष तौर पर क्या प्रयास किए गए हैं। अंत में निष्कर्ष पर बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत और इसके पड़ोसी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी न्यूज देख लेते हैं। आज की हमारी जो खबर है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैव आर्मी टेकन अप इन लद्दाख एंड व्हाई। यानी स्पष्ट तौर पर इस खबर में बात की गई है कि लद्दाख क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं शुरू की गई हैं, किस तरह की परियोजनाएं शुरू की गई हैं और आखिर उन परियोजनाओं को शुरू क्यों किया गया है, उन परियोजनाओं के क्या निहितार्थ हो सकते हैं, इसको भी समझने की कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक खबर भी है। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं उनके लिए खबर है, दृष्टि संस्थान द्वारा हिंदी माध्यम के मेधावी छात्रों के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। योजना का नाम है अस्मिता छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के तहत मुख्य तौर पर देश भर के 50 मेधावी छात्रों का चयन किया जाएगा। उन छात्रों का चयन होगा जिन्होंने कम से कम एक बार IAS या फिर PCS की प्रीलिम्स परीक्षा को पास किया है। और यदि आपका चयन इस पूरे कार्यक्रम के तहत हो जाता है तो आपको तकरीबन 2 वर्ष तक दिल्ली में रहने और यहाँ पर पढ़ने की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाएगी। तो यदि आप इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, इस कार्यक्रम का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो हुई आपके काम की बात, आपके भविष्य की बात। अब आगे बढ़ते हैं और लद्दाख के बारे में कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। हमने पहले ही बात की कि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक यूनियन टेरिटरी है, यानी यहाँ पर कोई सरकार नहीं होती है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये भारत के सबसे उत्तरी, सबसे नॉर्दर्न एरियाज में से भी एक है। इसके अलावा लद्दाख को दर्रों की भूमि के तौर पर भी जाना जाता है, लैंड ऑफ पासेस के नाम से भी जाना जाता है। पासेस क्या होते हैं तो हम जानते हैं कि अक्सर पहाड़ बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं तो इन्हें पार करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन 2 पहाड़ों के बीच अक्सर हमें एक ऐसी भूमि देखने को मिलती है जिसे आसानी से पार किया जा सकता है, जहां पर जाकर किसी पहाड़ को बहुत आसानी से पास किया जा सकता है। इसी वजह से इस पूरी भूमि को दर्रा कहा जाता है और लद्दाख में हमें ऐसे बहुत सारे दर्रे देखने को मिलते हैं। लद्दाख में मौजूदा समय में 12 दर्रे मौजूद हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है और इसी वजह से इसे दर्रों की भूमि भी कहा जाता है। इसके अलावा लद्दाख के बारे में और विशेष बात करें, इसकी जो पॉलिटिक्स के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि साल 2019 से पहले लद्दाख को यूनियन टेरिटरी नहीं हुआ करता था, कोई अलग केंद्र शासित प्रदेश नहीं हुआ करता था, बल्कि साल 2019 से पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य का, जो कि उस समय एक स्टेट था, उस राज्य का एक हिस्सा ही हुआ करता था। लेकिन जब यह जम्मू कश्मीर राज्य का एक हिस्सा था तब वहां के क्षेत्रवासियों द्वारा, वहां के जो लोग थे, जो लद्दाख के लोग थे, उन लोगों द्वारा अक्सर ये आरोप लगाए जाते थे कि सरकार द्वारा और देश के अन्य लोगों द्वारा लद्दाख के जो विशेष मुद्दे हैं, जो तमाम तरह के इश्यूज हैं, उन विशेष मुद्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता, बल्कि सरकार केवल जम्मू और कश्मीर के मुद्दों पर ही ध्यान देती है। और इसी पूरे विषय को संबोधित करते हुए अक्टूबर 2019 में 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन कर दिया जाता है और इस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? तो पहला था जम्मू कश्मीर और दूसरा था लद्दाख, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश हमें देखने को मिलते हैं। तो ये तो लद्दाख की बात हुई। अब लद्दाख को मैप पर भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर भारत का सबसे नॉर्दर्न एरिया है और ये है लद्दाख। लद्दाख में मौजूदा समय में 2 जिले हैं। पहला जिला है लेह और दूसरा जिला है कारगिल। तो लद्दाख के 2 जिले हैं।
तो ये तो लद्दाख की मैप की बात हुई, लेकिन अगर आप इस मैप को अब कहीं और देखने जाएंगे तो आपको जो जमीनी स्तर की हकीकत है उसके लिए कुछ अलग मैप देखने को मिलेंगे। ये पूरा जो क्षेत्र है ये भारत का ही क्षेत्र है, लेकिन मौजूदा समय में ये जो लद्दाख का ये वाला हिस्सा है, इस पूरे हिस्से पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। इस क्षेत्र को हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड क्षेत्र के तौर पर भी जानते हैं। इसके अलावा लद्दाख का एक अक्साई चीन वाला हिस्सा भी है। इस अक्साई चीन वाले हिस्से पर चीन ने गैर कानूनी तौर पर नियंत्रण कर रखा है। ये नियंत्रण चीन को साल 1962 में प्राप्त हुआ था और इसके बाद से भारत हमेशा से ही इस पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करता रहा है, लेकिन चीन इस पूरे क्षेत्र से पीछे हटने को तैयार नहीं है। यानी स्पष्ट तौर पर चीन ने गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से इस पूरे क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया हुआ है। और ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये मौजूदा समय में भारत के पास, भारत के नियंत्रण में मौजूद है। हालांकि हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये केवल भारत का ही हिस्सा है और जिन भी लोगों ने, जिन भी देशों ने इस पर नियंत्रण किया हुआ है वो नियंत्रण पूरी तरह से गैर कानूनी है। तो ये तो लद्दाख की बात हुई, हमने मैप पर लद्दाख की बात की। अब आगे बढ़ते हैं और रणनीतिक रूप से ये जो पूरा क्षेत्र है ये इतना विवादित क्यों रहा है इस पर बात कर लेते हैं। तो कश्मीर के अलावा, कश्मीर को तो हम जानते हैं पिछले कई सालों से ये बहुत विवादित क्षेत्र रहा है, लेकिन कश्मीर के अलावा लद्दाख भी हमेशा से ही भारत और पाकिस्तान और चीन के बीच एक विवादित क्षेत्र रहा है, एक डिस्प्यूटेड एरिया रहा है, क्योंकि लद्दाख ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है भारत का जो दो देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, अपनी बाउंड्री साझा करता है। और यही वजह है कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये रणनीतिक रूप से, स्ट्रेटेजिक लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की क्या स्थिति है उसकी बात करें तो दोनों देशों के बीच आपको याद होगा साल 1999 में कारगिल क्षेत्र में एक युद्ध भी लड़ा गया था। इसी युद्ध से हम समझ सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान पिछले लंबे समय से लद्दाख क्षेत्र को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अलावा भारत और चीन के बीच विवाद की बात करें तो भारत और चीन हिमालयी क्षेत्र में 3500 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, इसमें लद्दाख का हिस्सा भी आता है। और इसी हिस्से पर साल 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध भी लड़ा गया था और इसी युद्ध के दौरान चीन ने लद्दाख के एक विशेष हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था और इसी विशेष हिस्से को आज हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। हालांकि भारत सरकार हमेशा से ही इस बात को दोहराती आती रही है कि जो अक्साई चीन का हिस्सा है ये भारत के लेह जिले का, लद्दाख के लेह जिले का हिस्सा रहा है और इस पूरे क्षेत्र पर भारत का आधिकारिक स्वामित्व है। इसके अलावा आपको याद होगा कि बीते दिनों जून 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में कुछ झड़प देखने को मिली थी, कुछ लड़ाई, कुछ विवाद देखने को मिला था। इस पूरे विवाद के दौरान कुछ भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, इसके अलावा कुछ चीनी सैनिकों की भी मौत देखने को मिली थी। तो ये तो बात हुई कि ये पूरा क्षेत्र रणनीतिक रूप से इतना जरूरी क्यों है, लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ये जो इतना छोटा सा क्षेत्र है ये 3 देशों के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। इसके महत्व की बात करें तो ये क्षेत्र इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है तो इसके कई कारक मौजूद हैं। इसमें सबसे पहला कारक ये है कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। और इसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है वो है जल, पानी। इस पूरे क्षेत्र में हमें सिंधु नदी का ऊपरी हिस्सा देखने को मिलता है, ऊपरी बेसिन, ऊपरी जो अपर वाटरशेड है वो देखने को मिलता है। और इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र पर ये जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी पर भारत के तकरीबन 120 मिलियन लोग और पाकिस्तान के तकरीबन 93 मिलियन लोग आश्रित हैं, निर्भर हैं। यही वजह है कि ये पूरा जो क्षेत्र है ये जल के लिहाज से, पानी के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो भी देश इस पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करेगा वही क्षेत्र यहाँ के जल प्रणाली पर, यहाँ के जो जल के स्रोत हैं, जो रिसोर्स हैं, उन रिसोर्सेस पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करेगा। और इसी वजह से ये पूरा क्षेत्र इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा ये जो पूरा क्षेत्र है वो सौर ऊर्जा के मामले में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सोलर रेडिएशन है वो लद्दाख के सबसे प्रमुख संसाधनों में से एक मानी जाती है और लद्दाख में नवंबर महीने में बहुत ज्यादा मात्रा में सोलर रेडिएशंस कैप्चर होती हैं। इन सोलर रेडिएशंस को कैप्चर करके उन्हें आसानी से ऊर्जा में बदला जा सकता है, उन्हें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी में बदला जा सकता है। यही वजह है कि जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को सौर ऊर्जा के लिहाज से, सोलर पावर के लिहाज से भी जरूरी माना जाता है, क्योंकि जो सोलर पावर है उसे भविष्य की ऊर्जा कहा जाता है। ऐसे में भविष्य में जब ऑयल खत्म हो जाएगा, जब तेल खत्म हो जाएगा, तो जाहिर तौर पर सौर ऊर्जा बहुत ज्यादा जरूरी साबित होगी। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र को जियोथर्मल ऊर्जा के लिहाज से भी जरूरी माना जाता है। बीते दिनों कई रिपोर्ट सामने आई थी। इन रिपोर्ट्स में बताया गया था कि लद्दाख के कई क्षेत्रों में भूतापीय ऊर्जा की बहुत प्रबल संभावनाएं मौजूद हैं।
अब भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? तो हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक हिस्सा है वो बहुत ज्यादा गर्म है, तो ऐसे में उस आंतरिक हिस्से में से कई क्षेत्रों में ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा को आसानी से कैप्चर किया जा सकता है और उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदला जा सकता है, जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होगा। तो जाहिर तौर पर यह भी एक बहुत बड़ा कारक साबित हो सकता है। इसके अलावा ये जो पूरा क्षेत्र है जो लद्दाख है, उसे टूरिज्म के लिहाज से भी बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। लद्दाख को हम लामा लैंड या फिर लिटिल तिब्बत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि लद्दाख में बहुत सारे बौद्ध विहार मौजूद हैं, बौद्ध मठ मौजूद हैं, और इन्हीं मठों की वजह से दुनिया भर के जो बौद्ध अनुयायी हैं वो लद्दाख में आते हैं, यहाँ पर ट्रैवल करते हैं। इसकी वजह से यहाँ की जो ट्रैवल इकोनॉमी है, जो टूरिज्म इकोनॉमी है, उसे बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा लद्दाख जो है वो 9,000 फीट से 25,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। ऐसे में इस पूरे क्षेत्र को ट्रैकिंग और पर्वतारोहियों के लिहाज से भी बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रैकिंग के लिए आते हैं, माउंटेनियरिंग के लिए आते हैं। तो जाहिर तौर पर ये तमाम कारक इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। इसके अलावा एक कारक ये भी है कि ये जो पूरा क्षेत्र है जो लद्दाख है वो कनेक्टिविटी की भी सुविधा प्रदान करता है। ये जो लद्दाख क्षेत्र है ये भारत को, इसके अलावा जो तमाम अन्य जो सदर्न एशियन कंट्रीज हैं, उन सदर्न एशियन कंट्रीज को मिडिल ईस्ट और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उन कंट्रीज से कनेक्टिविटी देता है। जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो जाहिर तौर पर भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन तमाम देशों की बाजार तक पहुंच भी बढ़ जाती है, तो जाहिर तौर पर इससे भी लाभ मिलता है। इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि यदि ये पूरा क्षेत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आखिर इस क्षेत्र के विकास के लिए सेना द्वारा, सरकार द्वारा किस तरह के प्रयास किए गए हैं? तो इनके प्रयासों की बात करें तो इस पूरे क्षेत्र के रणनीतिक महत्व को देखते हुए, इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए पिछले कई सालों में सेना द्वारा यहाँ पर अवसंरचना के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए गए हैं। बीते दिनों सेना मुख्यालय की इंजीनियरिंग शाखा ने रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि अब तक सेना द्वारा इस पूरे क्षेत्र में 150 किलोमीटर लंबे ट्रैक का निर्माण किया गया है। इसमें सड़कें शामिल हैं, इसमें कॉजवेव शामिल हैं, इसके अलावा इसमें तमाम तरह के अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। इसके अलावा हमें यह भी पता चलता है कि यहाँ पर कई सड़क निर्माण परियोजनाएं अभी भी जारी हैं। मसलन एक परियोजना के तहत मनाली धुरी से पश्चिमी लद्दाख और जांस्कर घाटी का एक वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जा रहा है। जब ये पूरा मार्ग तैयार हो जाएगा तो इस पूरे मार्ग के जरिए आसानी से सेना को मोबिलिटी की सुविधा प्राप्त होगी। सेना आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मनाली धुरी से पश्चिमी लद्दाख और जांस्कर घाटी तक पहुंच सकेगी। ऐसे में ये जो पूरी परियोजना है बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। मौजूदा समय में जो परियोजना है ये 298 किलोमीटर लंबी है और इसका तकरीबन 65% काम पूरा कर लिया गया है। सेना मुख्यालय का कहना है कि जो पूरी परियोजना है ये साल 2026 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र में पूर्वी लद्दाख में नए लैंडिंग क्राफ्ट भी तैनात किए गए हैं। इन नए क्राफ्ट्स के माध्यम से जो वहां की झीलें हैं, उन झीलों में गश्त क्षमता, जो पेट्रोलिंग कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाया जा सकेगा, ताकि ये देखा जा सके कि इन झीलों के जरिए कोई भी दुश्मन देश का जो सैनिक है वो भारत में, या फिर जो आतंकवादी हैं वो भारत में प्रवेश न कर सकें। ये जो लैंडिंग क्राफ्ट हैं, इन क्राफ्ट में एक बार में 35 लोग चढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस पूरे क्राफ्ट में एक जीप भी तैनात की जा सकती है जिसमें एक बार में 12 लोग मौजूद होंगे। इसके अलावा और तमाम तरह की अन्य परियोजनाएं हैं। जैसे पिछले 2 वर्षों में सेना द्वारा इस पूरे क्षेत्र में तकरीबन 22,000 सैनिकों के रहने के लिए आवास तैयार किए गए हैं, परमानेंट हाउस तैयार किए गए हैं। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र में टैंकों, तोपों और तमाम तरह के अन्य भारी वाहनों के लिए भी जो तकनीकी भंडारण की सुविधा है, उस सुविधा को भी तैयार किया गया है। यानी जाहिर तौर पर सेना द्वारा पिछले कुछ वर्षों में इस पूरे क्षेत्र में स्थायी अवसंरचना के विकास पर जोर दिया जा रहा है, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र में कई ट्यूब टनल्स भी विकसित की जा रही हैं। ट्यूब टनल्स क्या होती हैं? तो अक्सर इस पूरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से कई जो एरियाज हैं वो एक परमानेंट सीजन में बंद हो जाते हैं। इसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र में मोबिलिटी बाधित होती है, सेना एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए इस पूरे क्षेत्र में ट्यूब टनल्स बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो क्लाइमेट है उसका कोई इफेक्ट उस पूरी टनल पर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को न्योमा, जो कि लेह जिले में आता है, लद्दाख के लेह जिले में एक छोटा सा क्षेत्र है जिसे न्योमा कहा जाता है, इस पूरे क्षेत्र में बीआरओ को भारत के सबसे ऊंचे हवाई अड्डे को, हवाई क्षेत्र को बनाने का काम भी सौंपा गया है, जो कि जाहिर तौर पर यदि ये बन जाता है तो स्पष्ट तौर पर भारतीय सेना को
एक बहुत महत्वपूर्ण कैपेबिलिटी, एक बहुत महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करेगा। तो ये तो बात हुई इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। अब अंत में निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो लद्दाख क्षेत्र है ये जाहिर तौर पर भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए, भारत की रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। लेकिन ये काम केवल तभी पूरा हो सकेगा जब इस पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित होगी। यानी इस पूरे क्षेत्र में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए शांति एक अनिवार्य शर्त है, स्टेबिलिटी और पीस एक अनिवार्य शर्त है। लेकिन स्टेबिलिटी और पीस तभी आएगी जब इस पूरे क्षेत्र में विकास हो सकेगा, इस पूरे क्षेत्र में डेवलपमेंट होगा, जब क्षेत्र के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें सुधार होगा, गरीबी कम होगी, लोगों के पास पैसा होगा, तभी इस पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित की जा सकेगी। यानी यदि इस पूरे क्षेत्र का सरकार को लाभ उठाना है तो जाहिर तौर पर इस पूरे क्षेत्र के विकास पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। इसके अलावा नीति निर्माताओं को इस पूरे क्षेत्र के संबंध में नीति तैयार करते समय तमाम कारकों पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। नीति निर्माताओं को मुख्य तौर पर इसकी भौगोलिक स्थिति पर ध्यान देना होगा, यहाँ के वातावरण जो वल्नरेबल एनवायरनमेंट है उस पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा संसाधन क्षमता और लोगों की आकांक्षाओं पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। जब तक इन तमाम कारकों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक नीति निर्माता लद्दाख क्षेत्र के लिए कोई भी एकीकृत नीति तैयार नहीं कर सकेंगे। तो ये तो बात हुई अंत में निष्कर्ष की। अब एक प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में लद्दाख महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। हालांकि इसके लिए शांति और स्थायित्व अनिवार्य शर्त हैं। कथन के आलोक में भारत के लिए लद्दाख के महत्व और संबंधित चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। यानी भारत के लिए लद्दाख इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, सबसे पहले आपको इस पर चर्चा करनी है क्योंकि ये ऊर्जा जरूरतों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इसके अलावा ये क्षेत्र रणनीतिक लिहाज से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपको इस विषय पर भी चर्चा करनी है कि इस पूरे क्षेत्र में भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां मौजूद हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि BRO की फुल फॉर्म क्या होती है। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।